धर्मेंद्र हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिनके बिना शायद रेट्रो बॉलीवुड की कल्पना करना मुश्किल है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। कोई इन्हें गरम धर्म कहता है तो कोई ही मैन। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और आज भी धर्मेंद्र पाजी के नाम पर सबसे ज्यादा यानी 74 सुपरहिट फिल्में देने का रिकॉर्ड है। ये अपने जमाने के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक थे। इनकी शख्सियत की दीवानी पूरी दुनिया थी और लाखों लड़कियां भी, और लाखों लड़के इन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे। एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो या फिर सीरियस किरदार, हर किरदार को धर्मेंद्र पाजी ने दिल से जिया और दुनिया भर में हिंदी सिनेमा को एक अलग पहचान दिलाई। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जिस रोटी को सोने और चांदी के बर्तनों में खाकर घमंड का टकार लेते हैं, हम गरीब उसी रोटी को मिट्टी के टूटे फूटे बर्तनों में खाकर भगवान का गुणगान करते हैं। बदतमीज! लेकिन क्या आप जानते हैं कि दर्जनों सुपरहिट फिल्म देने वाले धर्मेंद्र पाजी ने ना तो कोई एक्टिंग क्लास ली थी, ना ही थिएटर में काम किया था, बल्कि वो तो एक रेलवे क्लर्क थे, वो भी सपनों की नगरी मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर पंजाब में। तो फिर धर्मेंद्र पाजी फिल्म इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचे? कैसे उन्होंने शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी से प्यार किया और उनसे दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदल डाला? लेकिन दूसरी शादी के बाद भी उनका खुद से 27 साल छोटी लड़की से एक और अफेयर हुआ। उन्हें नशे की भी आदत लगी और ना जाने कितनी गलतियां हुई, मगर फिर कैसे उन्होंने खुद को संभाला और 30 सालों तक बने रहे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार। जानेंगे बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र पाजी से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने अनकहे किस्से। लेकिन उसके पहले प्लीज 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 आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धर्मेंद्र पाजी का सफर पंजाब के छोटे से कस्बे नसराली से शुरू हुआ। 8 दिसंबर 1935 के दिन जन्मे इस बच्चे का नाम रखा गया धर्मेंद्र सिंह देओल। उनके पिता केवल किशन सिंह देओल स्कूल मास्टर थे, जो चाहते थे बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन पढ़ाई और किताबें धर्मेंद्र के दिल को छू नहीं पाई। उनका मन बचपन से ही सिनेमा के पीछे दौड़ता रहा। उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी बात थी वो थी फिल्मों का जुनून। कहते हैं 1949 की फिल्म दिल लगी उन्होंने करीब 40 बार देखी थी। पिता धर्मेंद्र के ही स्कूल के अध्यापक थे, यानी हर छोटी छोटी बातों पर पिता की सख्ती सीधे धर्म पर उतरती थी। लेकिन पढ़ाई में मन फिर भी नहीं लगता। जैसे तैसे धर्मेंद्र ने फगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज से साल 1952 में मैट्रिक तो पास कर ली, लेकिन इससे आगे वो पढ़ न सके। इसी दौरान जब रेलवे में क्लर्क की नौकरियां निकली तो धर्मेंद्र के पिता ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत धर्मेंद्र को भी रेलवे क्लर्क की उस नौकरी में लगवाने के लिए जतन करने शुरू कर दिए। पिता की मेहनत रंग लाई और धर्मेंद्र आखिरकार रेलवे में 125 रुपए महीने की तनख्वाह वाले क्लर्क बन गए। अब परिवार ने सोचा अब बेटे का फिल्मी ख्वाब शांत होगा। इस बीच सिर्फ 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की प्रकाश कौर से शादी भी करवा दी गई, मगर दिल की धड़कनों को इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता था। वे बार बार अपनी मां सतवंत कौर से कहते, मुझे मुंबई जाना है, मैं हीरो बनना चाहता हूं। और एक दिन मां ने कहा, तो एक चिट्ठी ही लिख दो फिल्म वालों को। और उनकी ये राय धर्मेंद्र की किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि इसी दिन के बाद धर्मेंद्र सोचने लगे, मां सही तो कह रही है, मैं फिल्मों में काम तो करना चाहता हूं, लेकिन मैंने अभी तक कोशिश तो जरा भी नहीं की। उन्होंने चिट्ठी लिखने की ठानी, लेकिन समस्या ये थी कि चिट्ठी लिखे तो लिखे किसे? वो तो किसी को जानते भी नहीं थे। मगर तभी किस्मत ने अपना दांव खेला। एक दिन अखबार में धर्मेंद्र को फिल्म फेयर का विज्ञापन दिखा, जिसमें लिखा था कि विमल रॉय और गुरुदत्त देश भर में नए टैलेंट की तलाश कर रहे हैं। बस फिर क्या था, धर्मेंद्र ने जान मोहम्मद नाम के एक फोटोग्राफर से अपनी बढ़िया बढ़िया तस्वीरें खिंचवाई और एक लेटर के साथ उस टैलेंट कॉन्टेस्ट के पते पर भेज दी। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि वो सेलेक्ट हो गए हैं, यानी अब गांव से मुंबई जाने का रास्ता खुल चुका था। वो तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए, जहां फिल्म फेयर टैलेंट हंट में बतौर विजेता इन्हें एक फिल्म में काम करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन वो फिल्म कभी बन नहीं पाई। लेकिन वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए धर्मेंद्र ने जुहू के पास एक किराए का कमरा लिया और काम की तलाश में लोगों से मिलना शुरू किया। इस संघर्ष में उनके साथी थे हरिकिशन गिरी स्वामी, जिन्हें आज हम सुपरस्टार मनोज कुमार के नाम से जानते हैं। लेकिन संघर्ष का यह दौर उतना भी आसान नहीं था। कभी कभी तो भूखे रहने की भी नौबत आ जाती। एक बार वो भूख से इतने बेहाल थे कि पाचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईंट बगुल की भूसी को ही पूरा खा लिया। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने यही सलाह दी कि इन्हें दवा नहीं भरपेट खाने की जरूरत है।
धर्मेंद्र धीरे धीरे हिम्मत हारने लगे और गांव लौटने का मन बना लिया, मगर तभी एक करिश्मा हुआ। दरअसल फिल्म फेयर के टैलेंट कॉन्टेस्ट में डायरेक्टर अर्जुन हिगोरानी की नजर धर्मेंद्र पर पड़ी थी, जिन्होंने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए 51 रुपए की साइनिंग अमाउंट देकर साइन कर लिया। यहाँ एक दिलचस्प किस्सा ये है कि धर्मेंद्र ने कभी थिएटर तक में काम नहीं किया था, इसलिए उन्हें नाचना भी नहीं आता था। डायरेक्टर ने उन्हें नाच गाना सीखने के लिए भी भेजा, लेकिन वो डांस सिखा रही लड़की को देखकर शर्मा गए और चुपचाप पतली गली से निकलकर वापस आ गए। फिर कई दिनों तक वो डांस सीखने तो जाते, लेकिन स्टूडियो के बाहर चाय समोसा खाकर वापस आ जाते। और जब फिल्म में गाना करने की बारी आई तो उन्होंने अपनी अतरंगी डांस किया, जो आगे चलकर उनकी पहचान भी बन गया। 1960 में रिलीज हुई उनकी ये डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल नहीं कर पाई, लेकिन ये पहला कदम था। इनके काम को अब बॉलीवुड में लोगों ने देखना शुरू कर दिया था। जी हाँ, फिल्म मेकर्स उन्हें काम देना अब शुरू कर चुके थे। अनपढ़, बंदनी, बेगाना जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी और वो सेंसिटिव रोल भी कर सकते हैं, लोगों ने ये जाना। फिर 1966 में फूल और पत्थर ने उनके फिल्मी करियर को पूरी तरह से बदल दिया, जहां से धर्मेंद्र एक्शन हीरो के रूप में उभरे। उन्हें एक्शन सीन में उन्होंने कभी बॉडी डबल का सहारा नहीं लिया, अपनी जान जोखिम में डालकर वो हर सीन करते। जैसे कि 1976 की माँ फिल्म में उन्होंने असली बाघ के साथ सीन किया था। यही चीज दर्शकों को दीवाना कर गई और फिर रोमांटिक, कॉमेडी और गंभीर किरदार निभाकर उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि वो सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि हर तरह का किरदार निभा सकते हैं। अब एक तरफ धर्मेंद्र पाजी का फिल्मी करियर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था और दूसरी तरफ उनका दिल एक हसीना के लिए धड़क उठा था। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और खूबसूरत कहानियों में से एक है। दोनों पहली बार 1970 की फिल्म तुम हसीन मैं जवां के सेट पर मिले थे। उस दौर में धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और इंडस्ट्री में खूब नाम कमा चुके थे, जबकि हेमा मालिनी नई नई स्टारडम की ऊंचाइयों को छू रही थी। फिल्म के सेट पर एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र को हेमा के बालों में फूल लगाना था। शॉट खत्म होने के बाद भी धर्मेंद्र उसी तरह उन्हें देखते रहे और बस वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने आगे चलकर बॉलीवुड का चेहरा ही बदल दिया। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। धर्मेंद्र हर उस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते थे जिसमें हेमा हो। राजा रानी, प्रतिज्ञा, शराफत, सीता और गीता, हर फिल्म में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी असली लगती थी कि दर्शक सोचने लगे क्या सच में इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन असली जादू तो शोले के सेट पर हुआ। कहा जाता है कि बसंती के डांस सीन के दौरान धर्मेंद्र ने कैमरामैन को घूस दी थी ताकि सीन बार बार रीटेक हो और वो हेमा को ज्यादा देर तक देख सकें। इस किस्से की पुष्टि खुद शोले के कुछ यूनिट मेंबर्स ने बाद में की थी। लेकिन इस प्यार की राह आसान नहीं थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनकी अपनी पत्नी प्रकाश कौर के साथ 4 बच्चे, सनी, बॉबी, अजैता और विजेता देवल। इसलिए इस प्यार को लेकर उस दौर में समाज और मीडिया ने खूब सवाल उठाए। लोगों ने हेमा को घर तोड़ने वाली औरत कहा और धर्मेंद्र को धोखेबाज तक, लेकिन दोनों ने किसी की परवाह नहीं की। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था, प्यार किसी से कभी भी हो सकता है, इसमें किसी का बस नहीं चलता। 1980 में शादी करके दोनों ने अपने प्यार को एक नई पहचान दी। बताया जाता है कि दोनों ने शादी करने से पहले इस्लाम धर्म अपना लिया। धर्म सिंह देओल बन गए दिलावर खान और हेमा मालिनी बनी आयशा बी। फिर आगे चलकर उनके 2 बच्चे भी हुए, ईशा और आहाना देओल। लेकिन धर्मेंद्र पाजी की प्रेम कहानियों की दास्तां यहीं खत्म नहीं हुई। उनसे जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा ये है कि हेमा मालिनी से शादी के कई साल बाद भी उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र अपने करियर के शिखर पर थे। उनके सामने आई एक नई अभिनेत्री अनीता राज। उम्र में करीब 27 साल छोटी, मासूम चेहरे और मीठी मुस्कान वाली अनीता जब पर्दे पर धर्मेंद्र के साथ आई तो दर्शकों ने उनकी जोड़ी में एक अजीब सी जादूगरी देखी। लेकिन ये जादू केवल पर्दे तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे सेट्स पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। कई बार रात के वक्त दोनों को लंबे वॉक पर देखा गया तो कभी शूटिंग खत्म होने के बाद घंटों बातचीत करते हुए। धर्मेंद्र जो पहले ही अपने रोमांटिक दिल के लिए जाने जाते थे, इस मासूम मोह में एक बार फिर बह गए। कहते हैं कि हेमा मालिनी को जब ये खबर लगी तो उन्होंने पाजी को साफ चेतावनी दी, धर्म जी अब बहुत हो गया, अगर आपने खुद को नहीं संभाला तो मैं चली जाऊंगी। हेमा की ये बात धर्मेंद्र के दिल में गहराई तक उतर गई। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो अब अपनी जिंदगी को एक दिशा देंगे। धीरे धीरे अनीता राज से दूरी बनाई और फिर पूरी तरह से अपने परिवार और फिल्मों पर ध्यान देने लगे। लेकिन उस समय तक मीडिया ने इस रिश्ते को काफी उछाला था। बॉलीवुड के हमारे हीमैन की जिंदगी में एक और पहलू था, शराब की लत।
वो खुद कहते थे कि मैं शराब नहीं पीता था, शराब मुझे पीती थी। एक बार की बात है कि वो अभिनेत्री आशा पारेख के साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तब एक दिलचस्प किस्सा हुआ जिसे सुनाते हुए धर्मपाजी ने कहा, आशा जी की फिल्म हर अभिनेता के साथ सुपर डुपर हिट होती थी। मैं उन्हें जुबली पारेख कहता था। जब हम दार्जिलिंग में आए दिन बाहर की शूटिंग कर रहे थे, तब पैकअप के बाद निर्माता और अन्य क्रू मेंबर देर रात तक पार्टी करते रहे। मैं भी पार्टी का हिस्सा हुआ करता था और खूब शराब पीता था। शराब की गंध सुबह तक रहती थी। इसे छुपाने के लिए मैं प्याज खाता था, लेकिन आशा जी की शिकायत थी कि धर्मेंद्र के मुंह से प्याज की बदबू आती, जो मुझे पसंद नहीं। फिर मैंने उन्हें इसके पीछे की वजह बताई। उन्होंने मुझे शराब ना पीने की सलाह दी और उन्हीं के सुझाव पर मैंने शराब पीना बंद कर दिया और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो बहुत प्यारे दिन थे। जब धर्मेंद्र पाजी ये किस्सा सुना रहे थे, तब आशा पारेख उनके सामने ही बैठी थी। धर्मेंद्र अपनी बात कह चुके तो आशा पारेख ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस फिल्म का एक गाना था जिसे धर्मेंद्र पाजी को पानी में नाचते हुए शूट करना था, लेकिन दार्जिलिंग के मौसम के चलते उन्हें ठंड लग रही। डायरेक्टर के कट करने के बाद ही वो पानी से बाहर आते थे। जहाँ लोग उन्हें ब्रांडी ऑफर करते थे, तब धर्मेंद्र मुझे देखते थे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि अगर वो शराब पियेंगे तो वो सेट पे नहीं आएंगे या फिर सेट छोड़कर चली जाएंगी। ये सब 2 दिन तक चला, लेकिन उन्होंने मेरे सम्मान में शराब का एक घूंट भी नहीं पिया। धर्मेंद्र पाजी की शराब की लत से जुड़ा एक और किस्सा है जो सबसे यादगार है। फिल्म आनंद से ये जुड़ा हुआ है। फिल्म में राजेश खन्ना ने एक खुशमिजाज कैंसर पेशेंट का रोल किया। पेशेंट के दोस्त और डॉक्टर भास्कर का रोल किया था अमिताभ बच्चन ने, जो उन्हें बचाने की भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते। आखिर में आनंद की मौत हो जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक ने इस फिल्म की कहानी पहले धर्मेंद्र पाजी को सुनाई थी, लेकिन उनके हाथ से ये फिल्म फिसल गई, जिसका जिक्र करते हुए पाजी ने एक शो के दौरान बताया कि ऋषिकेश मुखर्जी तब फिल्म आनंद बनाने की तैयारी कर रहे थे। हम फ्लाइट से बेंगलुरु से मुंबई लौट रहे थे, तब उन्होंने फिल्म की कहानी सुनाई। कहा ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ वक्त बाद पता चला कि फिल्म राजेश खन्ना के साथ शुरू हो चुकी है। मैं तो फिर थोड़ी शराब पीता हूँ। मैंने अपनी सारी रात ऋषिदा को सोने नहीं दिया। मैं बार बार फोन करके ताना देते हुए पैग लगाते हुए कह रहा था, मेरे को रोल दे रहे थे आप, मेरे को कहानी सुनाई थी आपने और फिल्म राजेश खन्ना के साथ शुरू कर दी। वो सब कहाँ गया ऋषिदा? वो बार बार फोन काट देते थे। मैं आधे घंटे बाद दोबारा लगा देता था और वो कहते थे, ओ सो जा धर्म, सो जा प्लीज। मैं कहता हूँ सो जा, मेरी पिक्चर उसको क्यों दे दी? धर्मेंद्र जी ये कहते रहे। आनंद की तरह ही धर्मेंद्र पाजी को एक और फिल्म में काम न करने का हमेशा अफसोस रहा, और वो है जंजीर। दरअसल साल 1973 में जब निर्देशक प्रकाश मेहरा ने जंजीर की स्क्रिप्ट लिखी तो धर्मेंद्र पाजी को सुनाई, तो उन्होंने कहानी बेहद पसंद की। फिल्म में इंस्पेक्टर विजय का किरदार एक आम आदमी का था जो सिस्टम से लड़ता है, समाज से लड़ता है, और धर्मेंद्र हमेशा से ऐसे किरदारों को जीना पसंद करते थे। लेकिन उस वक्त वो अपनी शूटिंग शेड्यूल में इतने बिजी थे कि डेट्स एडजस्ट नहीं कर पाए और उन्हें ये फिल्म मना करनी पड़ी। बाद में यही रोल अमिताभ बच्चन को मिला और फिर इतिहास बन गया। जंजीर ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन बना दिया और उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। कई सालों बाद जब एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र पाजी से पूछा गया कि क्या उन्हें अफसोस है जंजीर छोड़ने का, तो वो मुस्कुराए और बोले, अगर जंजीर मैं करता तो शायद अमिताभ बच्चन ना होते, लेकिन मैं खुश हूं कि वो हैं और वो मेरे अपने हैं। धर्मेंद्र की यही बात उनकी शख्सियत को बखूबी बयान करती है। एक ऐसा इंसान जो अपने दिल से जीता है और दूसरों की सफलता में भी सच्चा आनंद महसूस करता है। वो आज भी कहते हैं कि फिल्में मिलती रहेंगी, लेकिन दोस्ती और इंसानियत का रोल कोई नहीं निभा सकता। वो निभा लिया, वही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, धर्मेंद्र देवोल की कौन सी फिल्म आज भी आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है, और 80 के दशक में बॉलीवुड के वो कौन से एक्टर थे जो धर्मेंद्र पाजी के स्टारडम को कड़ी टक्कर देते थे? हमें कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर के सुपरस्टार से जुड़ी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।